मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं और वो मेहमान हैं जनाब साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार साहब, और बड़ा अहम पोर्टफोलियो आई है इलेक्शन 2024 के हवाले से। मुस्लिम लीग नून साहब, मुस्लिम लीग नून के ये इलेक्शन सेल के सरबराह भी हैं। अच्छा, ये इसाक डार साहब, एक्चुअली आपकी एक तो ज़ाहिर है एक्सपर्टीज़ जो है वो मईशत है, और आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से पहले भी काम कर चुके हैं और बड़े कामयाब वज़ीर ख़ज़ाना की सूरत में नज़र आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, आपको एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी दी है और वो है इलेक्शन सेल 2024। अब जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप पर बहुत बड़ा मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी भी है और उनका ट्रस्ट भी है। मैं ज़रा पहले थोड़ा मईशत के हवाले से आपसे बात कर लूँ, फिर जाता हूँ थोड़ा सियासत। आज सियासी तौर पर भी आपसे काफ़ी बातचीत रहेगी। सर, ये आप इसको किस तरह देखेंगे, मौजूदा मौशी सूरत हाल, अब तक जो इस स्टेटस है, इस पर थोड़ा सा आपकी राय चाहता हूँ, कैसे देखते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपने मुआशी कोई तजिया करना है, कोई फ्यूचर का रोड मैप की असेसमेंट करनी है, तो मैं समझता हूँ कि 20, 13, 17, फिर उसको कंपेयर आप करते हैं 20, 18, 22, तो ये 16 महीने जो थे, मैं रिपीटेडली ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और श्रीलंका से बचाने की एक एफ़र्ट थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई और हमारी जमात ने बहुत बड़ी सियासी एक कीमत भी अदा की। लेकिन रियासत है तो सियासत होती है, इसलिए ये जो फेज़ है अभी, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। इसमें एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF के साथ चल रहा है, आपको भी मालूम है। $3 बिलियन का ये एग्रीमेंट है। 1.2 बिलियन हमारी हुकूमत ने जो इसको साइन करने के बाद पहला रिव्यू मुकम्मल किया, तमाम चीज़ें बजट में डिलीवर की, तो उसके बाद वो पाकिस्तान को पेमेंट हुई है। दूसरा रिव्यू शुरू हो चुका है मेरी इतला के मुताबिक, और टीम पाकिस्तान में है। इसमें $700 मिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। और तीसरा रिव्यू जो है वो ड्यू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है, 31 दिसंबर तक का। लेकिन शायद चूँकि इलेक्शन भी होंगे 8 को, अभी बड़ा प्री मैच्योर है ये कहना कि वो वक्त पे होगा या वो IMF हफ्ता 10 दिन कहेगा कि आगे चले और नई हुकूमत आ जाए। जहाँ तक ओवरऑल मुआशी जो है एक रोड मैप, वो तो नई हुकूमत आके ही बनाएगी। ये इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, ये गिवन सर्कमस्टांसेस में अपनी एफर्ट्स कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इनकी एफर्ट से डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन हो सकती है और होगी भी। लेकिन असल जो रोड मैप बनेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना मैनिफेस्ट देंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना मैनिफेस्ट देंगे उसमें मुआशी एक रोड मैप हम श्योर होगा। मुस्लिम लीग नून तो डेफिनेटली उसमें अपना रोड मैप देगी। तो ये अभी ये फेज़ थोड़ा सा सब्र वाला और ट्रांजिशन वाला है। नया जो सफ़र शुरू होगा वो 20-13 की तरह अभी मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ये फरवरी 2024 से शुरू होगा। सर, ये निगरान हुकूमत है, यकीनन ये आपकी पॉलिसी को टोक कर रही है, और IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो आपने किया था, यानी आपकी गवर्नमेंट ने किया था।
तो गोया निगरान हुकूमत आपकी पॉलिसी को टो भी कर रही है और आपने जो एग्रीमेंट किया है उसी एग्रीमेंट पे चल रही है, उसके ऊपर कोई फर्दर उनकी आपके एक्सटेंशन नहीं है किसी भी मामलात पे। दूसरी तरफ ये भी देखने को आ रहा है कि हालिया $3 अरब मालियत के स्टैंड बाई एग्रीमेंट पर हुकूमत अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शायद $1 अरब कोई पीडीएम का है तो फिर निगरान का है तो फिर आने वाली हुकूमत का है। थोड़ा इसकी वजाहत करेंगे सर? देखिए, एक तो यह है डॉक्टर साहब के हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, आपको याद होगा कि जून के सेकंड हाफ में जब हमने इनको दोबारा री एंगेज किया तो बड़ी टफ नेगोशिएशन थी इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के लिए भी, और उस वक्त $2.5 अरब अभी पाकिस्तान को पे नहीं हुए जो कि पिछले प्रोग्राम के थे। और चूँकि 30 जून तक जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और उन्होंने बकौल उनके अपने साथियों के लैंड माइन बिछा के वो गए कि जो भी हुकूमत है चल ना सके, और बिल्कुल फिर उन्होंने कुछ चीज़ें रिवर्स भी की, ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं की, तो उसने काफ़ी मुश्किलात पिछली पीडीएम की हुकूमत के लिए की। उन चीज़ों को फिर वो रिवर्स करना पड़ा और फिर उनको डिलीवर करना पड़ा। वो काफ़ी तकलीफ दे एक फेज़ थी। लेकिन ये जो प्रोग्राम हमने नेगोशिएट किया, ये $2.5 बिलियन जो अनपेड था, और 30 जून के बाद ये अगर नौवा रिव्यू हो भी जाता, जो कि हो जाना चाहिए था मेरे नज़दीक फरवरी में, तो उसमें 1.2 बिलियन सिर्फ मिलना था। 1.8 बिलियन 1.3 बिलियन यानी वो लैप्स हो जाना था या ख़त्म हो जाना था 30 जून 2023 के बाद। तो उसमें हमारी ये फिर बारगेन हुआ, कोशिश हुई, मैंने उसमें जो भी एफर्ट कर सकते थे। शुरू में तो उनका को 15 महीने का ख्याल था प्रोग्राम यानी एक करने का, साइन स्टैंड बाय एग्रीमेंट एसपी है, लेकिन मैंने 9 महीने इसलिए किए कि 3 महीने करीबन 90 दिन इलेक्शन के थे। और आपको याद होगा कि सेंसस मई में ऑलमोस्ट एक दफ़ा फर्स्ट फेज़ मुकम्मल होने के बाद जो ऑब्जेक्शंस थी उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो मुझे ये ऑलमोस्ट एक फीलिंग थी कि जब सेंसस होगा तो आइन ये मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर नई हल्का बंदियाँ उसके मुताबिक करेगा। तो जब वो हल्का बंदियाँ को काम है, हम सबको पता है कि करीबन 5-6 महीने लगते हैं। तो ये वो बैकग्राउंड थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से 9 महीने उनसे बार्गेन करके नेगोशिएट करके किया, ताकि इस 9 महीने के दौरान में पहला जो रिव्यू है, जिसको आपको याद होगा कि करीबन जो आस्क थी या जो वो चाहते थे वो 600 बिलियन के करीब के टैक्सेस थे, जो हमने 300 बिलियन पे नेगोशिएट करके जून के महीने में उनसे एग्री किए। और 300 में से मेरी कोशिश थी कि आधा टैक्स लग जाए, आधा हम अपने एक्सपेंडिचर कट करें और अपने अखराजात में कमी ले आएँ ताकि मिनिमम टैक्स। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त हालात जो चल रहे थे आप भी देख रहे थे, तो फाइनली ये हुआ था कि 215 अरब के टैक्स लगे थे नए, और 85 अरब रुपए के अखराजात में कमी हमने मुख्तलिफ एरियाज में उनसे एग्री की थी। तो जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक बजट में हर चीज़ को यानी मैनेज करके रख दिया गया हुआ है। और मुझे अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है, इसीलिए पहला रिव्यू बड़ा स्मूथ और आराम से हो गया। जो चीज़ें हमने करनी थी या बजट में कर ली या बजट के बाद हमने उसको डिलीवर किया। लेकिन जो दूसरा रिव्यू भी है जो कि आजकल हो रहा है, मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट हमारा पूरा है और कोई भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं मुश्किल जो कि निगरान हुकूमत नहीं कर सकी होगी या नहीं कर सकेगी। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिव्यू स्मूथ होगा। और वो जो आपने फरमाया ना कि ये कोइंसिडेंस है, ये कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने 15 महीने के बजाय मैंने 9 महीने इसलिए किए थे ताकि अगर 3 महीने प्लस 4-5 महीने का वो जो सेंसस की वजह से आ जाएंगे वही हुआ, तो ये कम से कम उस पीरियड में जब नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम मुकम्मल हो या मुकम्मल होने वाला हो और वो अपना फैसला करे कि उसका रोड मैप क्या है
और उन्होंने कैसे चलना है। तो ये उसकी बैकग्राउंड थी। उसमें हमने नेक नीति के साथ कोशिश की कि आने वाली हुकूमत अल्लाह जिसको भी दे तो उसके ऊपर पहले से आते ही 6-8 महीने एक का वो बोझ ना हो कि जी मैं मुझे एक विरसे में मिला है, जैसे हमें मिला इमरान खान साहब एक प्रोग्राम विरसे में, और वो भी बदतरीन उसकी शक्ल बिगाड़ के उन्होंने दिया, और फिर हमें वो ठीक करने में जो जो दिक्कतें आई और जो तकालीफ हुई वो आपके सामने हैं, वो पूरी कौम ने उसको देखा जी। अच्छी बात है। आप ही की कंटिन्यूएशन है। आप कहते हैं कि ये जो काम उन्होंने किया है निगरान ने, जो मेजर क्रैकडाउन्स किया है, ये आप ही की कंटिन्यूएशन है। चले हम मानते हैं, आगे चलते हैं। मैं लाइटर वे में ये कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ है अगर हम करते तो शायद 30 रुपए और नीचे चला जाता, लेकिन उस वक्त इसहाक डार के खिलाफ तो इतला करने वाले बहुत थे पाकिस्तान के अंदर। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसहाक डार साहब ये एक्शन लेते तो शायद आगे पीछे ऊपर नीचे से आपकी कुर्सी नहीं लिया, कुर्सी घसीटने की कोशिश, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं लिया डॉक्टर साहब, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं लिया। मैं समझ गया। जो फीड करने वाले हैं ना जी, उनको वो बड़े जालिम है, उनको नहीं परवाह है, उनको कौमी मफाद में नहीं है। सही है, करना है, नेशनल इंटरेस्ट पे काम नहीं किया। सही है। बदकिस्मती। अच्छा सर, ये बताएं IMF के वर्ल्ड की सरबराह की, अभी मैं वो अब तो खैर पुराना स्टेटमेंट हो गया, वर्ल्ड बैंक की भी जो स्टेटमेंट है वो आपने ही पढ़ा होगा। IMF की सरबराह कहती है खुदा के लिए इसहाक डार साहब गरीबों को रिलीफ दें और अमीरों पे टैक्स लगाएं। ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक का जो है आपका सरबराह वो ये कहता है इसहाक डार साहब, मैं इसहाक डार साहब से मुराद ये है कि हुकूमत को कह रहा हूँ, तो ये आपको भी है कि ज़राअत पे टैक्स लगाएं, ज़राअत की इनकम पे टैक्स लगाएं, रियल इस्टेट पे टैक्स लगाएं, परचून पे टैक्स लगाएं, और इससे जो है वो आम आदमी को रिलीफ दें, गरीबों को रिलीफ दें, उमरा पे अटैक करें। तो आखिर इनको ये कहने की क्या ज़रूरत है सर? जो पहला हिस्सा IMF, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने शर्मुल शेख में इसी अपना IMF के सरबराह को कहा कि मैं 50 रुपए अमीर से ज्यादा लेना चाहता हूं पर लीटर, और वो मैं मोटरसाइकिल और 800 सीसी तक कम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कंजम्पशन करीबन आधी है, 51% के करीब है जो 800 सीसी से ऊपर है, और करीबन 49% करीब नीचे है। तो वो क्रॉस सब्सिडी थी और एक पैसा बजट से नहीं जाना था, उन्होंने नहीं करने दिया। तो इस स्टेटमेंट के हवाले से तो करने देना चाहिए। ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। IMF अंडर मैसिव अटैक रहा है कुछ मुल्कों ने, क्योंकि इनकी एकेडमिक थ्योरीज हैं, उसकी वजह ये ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से ये एडजस्ट नहीं करते। तो एक तो वो है, मेरे लिए इतना जवाब मैं आप माशाल्लाह बड़े अक्लमंद हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। yes. जहां तक दूसरा जो आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, उनसे मेरा कुछ इंटरेक्शन रहा, लेकिन वो चूंकि उस वक्त यानी पिछले चंद सालों से हमारा राइज 2 प्रोग्राम था, जिसमें 4 मेजर प्रायर एक्शंस अभी पेंडिंग थे, उस वजह से वो $900 मिलियन का प्रोग्राम था, 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने देना था और करीबन 450 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देना था। पाकिस्तान की पिछली हुकूमत और मेरे आने तक वो प्रायर एक्शन मुकम्मल नहीं कर सके थे, इसलिए वो पैसे नहीं मिले। लेकिन चूंकि IMF भी होल्ड पे चला गया इमरान खान साहब की वजह से, तो वो भी अब एक प्रायर एक्शन कर भी ले तो वो पेमेंट नहीं होनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चारों प्रायर एक्शन मुकम्मल किए, और वर्ल्ड बैंक ने IMF को कंफर्म किया कि जब आपके साथ इनका मामला हो जाएगा सेटल, तो हम वो पेमेंट करेंगे। उसमें से उन्होंने फ्लड की वजह से रीपर्पज किए, कोई 100 मिलियन उन्होंने किए, कोई 200 मिलियन चाइना ने किए, तो शायद अब हमें नेट 600 मिलियन के करीब वो मिलेंगे। तो अब वो आगे बात उनकी, तो मेरी उनसे इंटरेक्शन रहा है, उनकी बात ये कि जी आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं। तो अब ये हमारा एक अंदरूनी मामला है कि हमारी ज़राअत पे आइन में जो आइन बनाने वाले थे 1973 में,
उन्होंने लिख दिया कि ज़राअत पे वफाकी हुकूमत टैक्स नहीं लगाएगी, ज़राअत पे सूबाई हुकूमतें टैक्स लगाएंगी, ये सूबों का हक होगा और ये सूबे ये इकट्ठा करेंगे। ये सर सवाल एक मसला था, क्योंकि मैं पाकिस्तान की मैं सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहीं पे मैं सर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि सर मैंने रिसर्च किया है कि पाकिस्तान की 70 के बाद जो पाकिस्तान में आइन साजी हुई है, कानून साजी हुई है, उसमें तकरीबन 80 से 85% तो पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान और उमरा और बड़े लोग पॉलिटिकल मैटर्स फलां पे कानून साजी हुई है अपने फ़ायदे के लिए। 15% 20% जो है वो आवाम के लिए हुई है। अब अगर ये 1973 में बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अमेंडमेंट के ज़रिए ख़त्म किया गया, तो ये अगर एक बहुत ही बड़ा आपके क्वेश्चन है कि अगर आइन में तरमीम से ये मसला हल हो जाएगा, चाहे 2/3 मेजॉरिटी से करना पड़े, तो क्या वजूहत है कि PMLN की भी कई दफ़ा हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी भी रही और आप इत्तेहादी भी रहे, तो इसको ख़त्म कर देते और ये इख्तियार आप फेडरल को देते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की गरीब आवाम का मसला है। देखिए डॉक्टर साहब, दो हिस्से इसके। एक तो ये है कि जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि हमने देखिए, अगर पाकिस्तान के किसी भी लेवल पे जो टैक्स इकट्ठा होना चाहिए अगर वो इकट्ठा हो जाए, जैसे हम GST सर्विसेज के ऊपर हमने सूबों को दिया हुआ है और माने हुए हम, तो वो आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर सूबे भी आप ही के हैं ना, पाकिस्तान हम सबका है और सूबे भी हम सबके हैं। चाहे मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं चारों सूबे का मैं शहरी हूँ और नुमाइंदा हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। तो हमने उसी स्पिरिट के साथ जब मियां नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, आप ज़रा उठा के देखिए, आपको हैरानगी होगी कि शायद पहले आपने बात भी सुनी होगी। मैंने बहसीयत वज़ीर ख़जाना चारों सूबों में सूबाई एग्रीकल्चर टैक्स नाफिज करवाया, उनको अंगेज किया, उनको कन्विंस किया, और आप जब कानून देखेंगे सूबाई यानी कलेक्शन एग्रीकल्चर टैक्स की, तो आपको हैरानगी होगी कि फुल स्टॉप कॉमा करीबन एक ही आपको मिलेंगे उस कानून के। वो हमने करवाया, लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि उसमें डिस्टॉर्शंस और उसमें आप कह लें कि उसमें एक्सेप्शंस वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई। हमने 98-99 माली साल में करवाया था, बाय द वे, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो अगर वो वहाँ भी कलेक्ट होता तो चले, सूबों में रिसोर्सेज होते, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ यानी खर्च होता आवाम के ऊपर। एक तो ये है। दूसरा जो आपने जो फरमाया कि आपने बेपनाह अमेंडमेंट्स की 70-73 से लेके आज तक, जो मेजर अमेंडमेंट आई है वो 18वीं तरमीम है, और 18वीं तरमीम की ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 73, बल्कि उसकी स्पिरिट ये थी कि 73 के आइन को ओरिजिनल शक्ल में वापस लाना है, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब और कुछ बाद में और इस तरह के जो पाकिस्तान में फेजेस आए, तो उन्होंने 1973 के आइन को काफ़ी हद तक डी शेप कर दिया था। और चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रेस्टोर करना है ओरिजिनल शक्ल के करीब करीब। तो वो अमेंडमेंट जो आप फरमाना, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसका हिस्सा थी। जब मुशर्रफ साहब के जाने के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, हम भी चंद हफ्ते के लिए उसका हिस्सा बने। लंबी बात है, जुडिशरी रेस्टोर नहीं उन्होंने की, 1 पॉइंट सिर्फ एजेंडा था, मियां नवाज शरीफ की कोई शर्त नहीं थी, तो हमें भी हमने फिर काबीना से छोड़ा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि 73 के आइन को हमने चेंज किया। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। Having said that, move forward. नहीं सर, 73 के आइन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जो उसी दौर में भी तब्दील हुई, क्योंकि आर्टिकल 238, 239 तो आपको दिया गया है ना। अभी आप 16 महीने में देख लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आपने किया है, रिव्यू एंड जजमेंट भी किया है, और आपने नैब के कानून को भी किया, उससे पहले एमनेस्टी हुआ, पता नहीं क्या क्या, सब आप लोगों के लिए, ये सब हुकूमत के लिए, आवाम के लिए। मुझे बताए ना, आवाम को रिलीफ देने के लिए ये कर देते ना जरा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं ये एक तो ये आईनी तरमीम नहीं, जितने नाम आपने गिनवाए हैं, प्रोसीजर एक्ट जो है वो ये हमने वैल्यू एडिशन की है। ये 184(3) में जो माजी में चीफ जस्टिस कुछ ने खेल खेला पाकिस्तान के साथ, और अपना एक एजेंडा पॉलिटिकल कुछ लोगों का इंप्लीमेंट करने के लिए, और जिसमें पनामा का ड्रामा शामिल है, जिसमें मेरा 20 साल की टैक्स रिटर्न ना देने का ड्रामा शामिल है, जिसमें मेरा अपना 7H जो गुलबर्ग घर है उसके सामने जरूर करें सर, पेंशन शामिल है, जरूर करें सर, लेकिन तो आवाम के लिए भी तो मैं करें। समझता हूं कि तो इसलिए सर आवाम के लिए भी तो करें। वो एमनेस्टी स्कीम करते हैं, आप नैब ऑर्डिनेंस, आप नैब कवानीन करते हैं, सर खुदा के लिए आम आदमी के लिए भी तो कुछ करें। चले मैं आगे निकलता हूँ, क्वेश्चन है इजाजत तो देना सर टाइम नहीं है ना मुझे, और भी आपसे कुछ ये हमारे लिए नहीं है डॉक्टर साहब, ये जो हमने ये किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। ये किसके लिए? ये बिल्कुल अच्छा कानून बना है। अब जो 184(3) में किसी फर्द वाहिद को बेंच बनाने की नहीं होगी इजाजत, उसके साथ उसके साथी भी बैठेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए जो फैसला होगा, चूंकि पिछला प्रोसेस एग्री करता हूं सर, ये तो चीफ जस्टिस की पढ़ाई है। डॉक्टर साहब आप मुझे इजाजत तो देना, जरूर बोलें, आप बात कर लें, टाइम है, कुछ और भी सवाल करना है सर, जरूर बोलें। मुझे इस पे तो खत्म कर लेना ना, तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये जिस एक्ट की आपने जिक्र किया है वो अवाम के लिए है, वो उन लोगों के लिए है कि मियां नवाज शरीफ की तरह दूसरे लोग फ्यूचर में ना भुगतें, और उनको अपील का हक दिया गया है। वो लार्जर बेंच भी सुनेगा, वो 184(3) अकेला चीफ जस्टिस नहीं लेगा तो अच्छी बातें हैं, और उन्होंने उसको एंडोर्स किया है। एक सिर्फ शेख को उन्होंने स्ट्राइक किया है, वो भी 7 के मुकाबले में 8 जजों से, और वो ये है कि जी हमने कहा था कि आज तक जो ज्यादतियां हुई हैं उनको कैसे तो एक रिट्रोस्पेक्टिव सनसेट क्लॉज दी थी 30 दिन के लिए सिर्फ, कि आज तक जितने 184(3) में जितने चीफ जस्टिस साहबान ने अपने ये खोले, और फिर लोगों को एक मौका दिया जाए कि वो 30 दिन में जिसने आने अपील कर ले और उसका अपने साबित कर दे कि वो गलत था, वो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। हमें कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती को, कानून साजी को उसको एक्सेप्ट किया। और इसी तरह जो आपने दूसरी भी फरमाया, मुख्तलिफ जो कवानीन का आपने जिक्र किया वो आईनी तरमीम नहीं है। देखें क्या आप नैब ऑर्डिनेंस नैब तरमीम सर कानूनी तरमीम नहीं है सर, नैब तरमीम आईनी तरमीम नहीं है, कानून की तरमीम है। कानून की तरमीम है ना सर, कानून की तरमीम। चले मैं अल्फाज इस तरह कह देता हूं कि जितनी भी 1970 से लेकर, मेरे पास पूरी डिटेल है, आप कहेंगे तो मैं किसी वक्त पेश कर दूंगा, रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं कि 1970 से लेकर आज तक जितनी भी कानूनी तरमीम हुई या आपके आईनी तरमीम हुई, वो ज़्यादा तरमीम के फ़ायदे पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन के लिए, सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, मैंने आपसे एग्री करता डॉक्टर साहब। तो किसी दिन आप प्रोग्राम रख लें, किसी दिन नहीं है। चले आप मना कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, मेरे चैलेंज करता हूं, आप चैलेंज, वी हैव टू बी फेयर ना जी, आप चैलेंज मेरे आप बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप इसको देखें, हमें लोगों के दिमाग में सच बिठाना है सर, तो एक काम करते हैं ना सर, इसका एक, ये हमारी बात उसका एक पॉपुलर हो सर, एक काम उसको क्या बात है, एक काम करते हैं ना सर, एक काम करते हैं, जितनी कानूनी तरमीम हुई है और आईनी तरमीम हुई है, किसी दिन मैं और आप मौका मिल गया तो मैं वो सामने आपके, क्योंकि लंबी बहुत लंबी है ना सर, 30 साल वो और 23 साल है ना, तो फिर हम कर लेंगे, तो फिर आपका चैलेंज कबूल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज हमारे साथ इसाक डार साहब है। अब मैं आता हूँ सर एक और अहम काम, और वो ये है कि सर
जो काम सियासी हुकूमतें नहीं कर एक सकती। सेंटेंस कह दूं डॉक्टर साहब, इजाजत सर, हो? सिर्फ एक इजाजत sentence। इजाजत बोले ये सर। ज़राअत के बारे में जो आप फरमा रहे हैं, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, और आप उसकी मेरी और PMLN की और मियां नवाज शरीफ की स्पिरिट इस अंदाज में देखें कि आज से ऑलमोस्ट 24 साल पहले हमने वो काम किए जो उसकी आज बात कर रहे हैं कि चलो यार ये टैक्स तो इकट्ठा होना चाहिए, चाहे सूबे इकट्ठा कर लें, अगर हमें आईन इजाजत नहीं I देता, agree, उस वक्त भी sir. हम उसकी तरमीम नहीं कर सकते थे। आई एग्री। अच्छा, हमने वो किए, लेकिन अल्लाह पता नहीं अब को क्या मंजूर है, सूबों ने उसमें इतनी एग्जम्पशन क्रिएट कर दी कि सिर्फ 1 करोड़ के करीब एक वक्त पे सिंध पंजाब इकट्ठा कर रहा था और 3 सूबे 1 अरब इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो ठीक कुछ भी नहीं है, 2 अरब टैक्स। तो वो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ये टैक्स इकट्ठा हो। लेकिन वो अब अगर फेडरेशन ने इकट्ठा करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने इकट्ठा करना है, तो उस पर फिर सबको मिलना पड़ेगा और सारे बहुत सही, बहुत कालाबाग डैम, मैं आपके लिए नहीं कह रहा सर, ज्यादा फर्क नहीं मैं है। आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं सर। ये सिर्फ PMLN की बात नहीं हो रही है, मैं तो बात कर रहा हूं पार्लियामेंटेरियन की। सर एक बात और ये बताएं, जो सियासी जमातों में हमने नहीं देखा, जो 16 महीनों में हमने नहीं देखा, एक और चीज बता रहा हूं और वो बहुत अहम चीज है, और वो ये है कि पाकिस्तान में 60 से 65% क्राइम जो है वो गैर मुल्की अफगानी और गैर मुल्की जो लोग शहरी हैं वो कर रहे थे, और उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें आपके स्मगलिंग भी है, उसमें आपके किडनैपिंग भी है, उसमें आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, उसमें आपके लैंड माफिया भी है, उसमें आपके ऑयल, बहुत कुछ है। लेकिन ये शर्फ निगरां हुकूमत को आया कि उसने उन तमाम अफगानियों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको क्रैकडाउन किया और उनको एक टारगेट दिया, और अब पाकिस्तान से उनका इनखला शुरू हो गया है, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है। लेकिन किसी सियासी जमात ने ये काम नहीं किया जो करना चाहिए था। इस पर थोड़ा मुख्तसर सा आप अपना कमेंट दें तो मैं आगे चलूं सर। अब सियासी मामलात पे आता हूं। मेरा मुख्तसर कमेंट ये है कि 16 महीने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा था वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना और श्रीलंका ना बनने देना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ है। बहुत विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान बहुत कुव्वतें थी जो चाहती थी ये हो, और ताकि फिर पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात पे नेगोशिएट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। ये जो कुछ हुआ है आपने देखा होगा रिसेंटली, मेरी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से US से UK इस तरह जो बातें होती हैं, मैं खुल को उनको कन्विंस करता हूँ कि ये जो कुछ है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो रीजंस एक तरफ, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जो कुछ ये दहशत गर्दी और इस तरह। लेकिन डॉक्टर साहब आप हमें इस चीज़ का तो क्रेडिट दें कि जब 2014 में ज़रब अज़ब का फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जून 2014 में किया गया, तो आपने देखा कि उसके ऊपर एक खतीर रकम खर्च हुई 4 साल, और कामयाब यानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन था, और दहशत गर्दी जो थी वो बहुत ही 70-80% उसमें कमी आ गई। अब तो बदकिस्मती है कि ये दोबारा इसने सर उठाया है। उसका कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे 5 साल जिम्मेदार है। अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म हुई, अगर इकॉनमी 24वीं दुनिया की मईशत बनी, अगर दहशत गर्दी में खात्मा हुआ, मैं वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक़्त के साथ उन मीटिंग में शामिल होता था, और इस वक्त भी वो पर्सनैलिटीज़ दुनिया के बड़े पावर्स के बैठी हुई हैं कॉरिडोर्स में। वो कहती थी कि क्या पाकिस्तान कभी अपने दहशत गर्दी के खिलाफ एक मीनिंगफुल जंग लड़ सकेगा? मैं उसका गवाह हूं, और अगर आप लड़ सकेंगे तो आप ऐसा काम करेंगे जो वो कहते थे जनरल मुशर्रफ नहीं कर सके और जो उसके बाद आने वाली हुकूमत नहीं कर सकी। मैं सर मैं कंपैरिजन देता रहा हूं, मैं कंपैरिजन देता रहा हूं, आपकी नजर से भी गुजरा है सर। ऐसा नहीं है कि मैंने तमाम गवर्नमेंट्स का, आपकी गवर्नमेंट्स का भी दिया। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि 16 महीने में एक बहुत अहम मसला,
बहुत ही अहम मसला वो स्टार्ट हुआ है जो आपके दौर में भी नहीं हुआ और किसी सियासी दौर में नहीं, और आप सियासतदानों को परेशानी लाक हो गई है कि जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के नादरा से और पासपोर्ट करके अपने जो वो बनाए थे इन्होंने ये वोटर्स, अब उनको निकालने में इनको भी तकलीफ है। अच्छा सर ये बताइए, मैं आप जरा थोड़ी सी सियासी पॉइंट ले लूं क्योंकि सर इलेक्शंस के हवाले से आ रहा है। देखिए सर, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है जो 8 फरवरी दे दिया गया है, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो हालात हैं उससे ये लगता है, मुझे नहीं आम लोगों को, तजिया निगारों को, सियासतदानों को, कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन हो गया है क्योंकि कुछ सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और सिर्फ नून लीग को या मियां नवाज शरीफ साहब को जो रेड कारपेट दिया जा रहा है, कानूनी उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है। और ये दावा PMLN भी कह रही है कि ये इलेक्शन हमारा है और आइंदा वजीर आज़म भी मियां नवाज शरीफ होंगे। तो अगर, और बी टीम का ताना दिया जा रहा है निगरान हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि वो नून लीग के साथ खड़ी है, तो अब ये बताइए कि कल जब ये इलेक्शन 8 को होता है और ये बड़ी बड़ी सियासी जमातों के संगीन इल्जामात अभी से हैं, तो फिर कल जब रिजल्ट आएगा और ये नहीं माना जाएगा तो फिर क्या होगा सर? देखिए, एक तो माजी देख लेते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, हाल और फ्यूचर की। माजी में 4 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुए, 2002, 2008, 2013, 2018। मुस्लिम लीग नून को एक इलेक्शन में फतह नसीब हुई है, वो 2013 का था। क्या हम कहें कि बाकी 3 इलेक्शंस में हमें मार्जिनलाइज किया गया और हमें नहीं जीतने दिया गया? हम उस वक्त तो 2008 तक तो हम बड़ी पॉपुलर पार्टी थे, 2013 तक भी, 11 में तो अभी लॉन्च हुआ था इमरान खान और उसकी पार्टी मीनार पाकिस्तान पे। तो आप उस एंगल से देखें, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये डिफीटिस्ट माइंड है कि जिनको नज़र आता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, जहाँ भी उनको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी और उनके पास पिछले 10 साल में कुछ दिखाने के कुछ नहीं है अवाम को, तो वो अभी से अपनी एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए कि हम अभी से कहना शुरू कर दें भाई मैंने भी अभी परसों मैंने सेनेट में लास्ट वर्किंग डे पे कहा था कि हमें भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर चाहिए, हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हम भी मांग रहे हैं, जो बाकी मांग रहे हैं हम भी मांग रहे हैं। रहा मामला मियां नवाज शरीफ साहब को रेड कारपेट देने का, मैं समझता हूं कि एक उस अल्लाह के बंदे ने जितनी आप आज पाकिस्तान की तरक्याती कामों की लिस्ट निकालेंगे तो कम से कम 90% क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाएगा। ये आपकी मोटरवे आज तक शुरू ही ना होती अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन ना होता। मुझे मरहूम गुलाम इसहाक खान साहब ने 91-92 में, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट था, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, मुझे बुला के कहा कि ये जो GT रोड है इसको एक्सपेंड कर ले, जाके आप मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करें। ये क्या फायदा है, इतना पैसा 26 अरब रुपए में बनी थी, आज आप बनाने जाए डॉक्टर साहब 350 अरब से ये मोटरवे नहीं बन सकती। सर आप कारकर्दगी पे आ रहे हैं, मैं कानूनी रुकावटों की बात नहीं, मैं उधर आ रहा हूं, रेड कारपेट पे आ रहा हूं। डॉक्टर साहब मैं उधर आ रहा हूं कारपेट पे। आप इसलिए कहें कि क्या आपको अरशद मलिक के सारे एविडेंस का नहीं पता? क्या आपको जस्टिस शौकत सदीकी प्यूनी जज के स्टेटमेंट का नहीं पता? क्या आपने वो नहीं देखा एविडेंस के जिसमें कहा गया कि मियां नवाज शरीफ उसकी बेटी को जेल से बाहर नहीं आने देना वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी? डॉक्टर साहब, उनके साथ जुल्म अजीम हुआ है। लेकिन सर निकलना तो आपको कानूनी तरीके से होगा ना सर। अगर अदालतें उनको अगर कोई रिलीफ दे रही हैं तो मैं समझ उनका हक है। अगर ये आपका जो अभी प्रोसीजर एक्ट आपने बात की, अगर ये 30 दिन जो हमने रखा था पर्सपेक्टिव माजी के लिए, रिट्रोस्पेक्टिव आगे तो है वो, अगर वो होता तो आज तक उसमें गए होते। ये केस तो ये शुड फॉल लाइक सैंड। ये सारा एविडेंस आ चुका है और अभी सर भी आपके देखें
उनके साथ जो ज्यादती हुई, बल्कि मैंने तो पूरी एक किताब की सूरत बनाई हुई है, और वो जो 62F फला और उनके साथ जो केसेस हैं फला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस बने और उसके बाद जिस तरीके से मॉनिटर जज आया, जिस तरह पनामा का ड्रामा आया, जिस तरीके से इलेक्शन एक्ट, जिस तरीके से 62(1)F के ऊपर तायात नाइली जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले हुए मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। एक हुकूमत को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत निकाला गया, आई एग्री, दुनिया एग्री, लेकिन सर उससे निकलने का तरीक़ेकार भी कानूनी है, क्योंकि गलत फैसले भी हो जाए तो 189 के तहत इम्प्लीमेंट होता है वो फैसले, और फिर आपको उसके रास्ते से निकलना है। तो हम उसी में जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं नहीं कह रहा, मेरा नहीं है, बहुत सारे लॉयर ये कहते हैं सर कि देखें, बहुत सारे लॉयर ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर थे, उनकी जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी सर। दूसरा, दुनिया में कोई ऐसा शख्स जो मुजरिम थे उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल सके, कहीं कानून इस बात की ज्यूरिस्प्रूडेंस इजाजत नहीं देता, जो मिल गई। अपील उनकी हो गई जेल में जाने से पहले। इजाजत दे दे, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, दे दे इजाजत है, दे दे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक केस में उनकी जो बेल थी वो वैलिड थी और उनके पास थी। जो दूसरा केस था जिसमें बहुत शटलिंग हुई थी, आपको याद होगा, हाई कोर्ट ने वो बेल जब दी और उनको इजाज़त दी कि वो बाहर अपने इलाज के लिए जा सकते हैं, तो उसके साथ ये था कि आइंदा आप पंजाब हुकूमत के पास जाएंगे, उनको आप मेडिकल रिपोर्ट्स रेगुलर जमा करवाएंगे, और वो जो हुकूमत है सेक्शन 401 के मेरे सीआरपीसी, यस सर, 401 पे दिया गया है, मुझे याद है। लेकिन निगरान हुकूमत ये नहीं कर सकती सर, ये इख्तियार नहीं है निगरान हुकूमत। नहीं, मुझे डॉक्टर साहब आप मुझे मौका तो दें। बोले सर, सवाल किया, जवाब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 401, बिल्कुल सही है, जवाब दे रहा हूं ना। नहीं, सही है, सही है सर, क्रॉस टॉक में तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सही है, मैं उसकी तो जी बोले सर, बोले। और हर रिपोर्ट दी गई, उनका लास्ट जो उनकी इंटरवेंशन हुई हार्ट वाली, वो नवंबर 2022 में हुई, और उनका जो फाइनल रिव्यू हुआ वो जून 2023 में हुआ। और बुज़ार हुकूमत किसको नहीं पता कि इमरान खान साहब का क्या इंस्ट्रक्शंस थी, वो क्या चाहते थे, और अगर एक इलीगल काम हुआ और उनको नहीं बेल एक्सटेंड की गई, और अब अगर हाई कोर्ट ने बेल दे के कहा कि आप अपने उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ये तो टेम्पररी थी। ये बाय द वे, ये बेल तो सारी दुनिया में इसको एनकरेज किया जाता है कि आप आगे ज्वाइन करते हैं अपनी जो भी आपकी अपील्स हैं और आपका जो लीगल जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें जो उनके साथ ज्यादती हुई थी वो बुज़दार हुकूमत ने की, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिस्पाइट सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास भी। अब उसको अगर 401 जो है वो अगर उसके तहत पंजाब हुकूमत ने, आई होप मैं सही कोट कर रहा हूं सेक्शन सीआरपीसी का, तो अगर उसके तहत हाई कोर्ट की डायरेक्शन में अगर निगरान हुकूमत ने उसको सारी चीजें देख के नहीं दे सकते, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के माहिरीन का ये ख्याल है कि निगरान हुकूमत के पास, ये कानूनी माहिरीन तो किसी जगह पे नहीं करते ना जी, कानूनी। अच्छा सर चले, मेरे पास टाइम कम, सर आपको वजाहत आ गई, मेरे पास टाइम कम है, 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा सर देखें, जाहिर है PMLN ये कह रही है कि उनकी चौथी दफा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया, हमारी अल्लाह हुकूमत देंगे तो मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ। 8 फरवरी को इलेक्शन है, मियां नवाज शरीफ साहब को इन तमाम रुकावटों से गुजरना है सर। अब सवाल ये है कि अगर 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब इन रुकावटों से नहीं गुजर सके, क्योंकि देखिए सर मरियम नवाज साहिबा की अपील था, उसके एक केस का फैसले में तकरीबन 7 से 8 महीने लगे थे। तो हम अगर पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से सोचें तो ये केसेस काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अगर का एक लफ्ज़ है, अगर हो गए तो फिर तो चले सर, अगले वजीर आजम के कैंडिडेट वो हैं, लेकिन अगर वो नहीं हुए 8 फरवरी तक फ्री, तो फिर अगले वजीर आजम के कैंडिडेट शहबाज शरीफ ही होंगे या इसाक डार साहब भी हो सकते हैं सर?
देखिए मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। इसहाक डार तो चूंकि सेनेटर हैं तो वो नहीं हो सकते, मैं आपका ज़रा आसान कर दूं। लेकिन हमारे कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब ही होंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आपने खुद ही फरमाया कि 7-8 महीने लगे मरियम बीबी को क्लियर होने में, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि तमाम विटनेस, तमाम प्रोसेस, तमाम जुडिशल जो एक होना था जब एक प्रोसीजर, वो मुकम्मल हो चुका है। चूंकि मियां नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे तो वरना उनका भी साथ ही फैसला वही होना था जो मरियम नवाज और सफदर का हुआ है। तो सर अगर तो नहीं हुआ, मैं मान गया, मैं खड़ा था सर, मैंने केस लड़ा है इरफान कादिर साहब के साथ, ये केस लड़ा है। अगर नहीं हुआ, मैं एक सवाल कर रहा हूं क्योंकि 2 केसेस हैं। आपने कहा बिग इफ, आप बिग इफ है ना, तो मुझे इफ को तो पहले तोड़ लेने देना। नहीं सर, हो गया। तो दूसरा दो केसेस नहीं, उसमें भी मेलेफाइटीज हैं। डॉक्टर साहब आप क्यों अल्लाह की रहमत। अच्छा सर, 62(1)(f में तायात, 62(1)(f में तायात ना है। 62(1)(f) मुझे पता है कि आपकी सोच और आपका उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। चलिए सर, आप कह रहे हैं ना आइन में, बिल्कुल मुझे जवाब तो देने देना डॉक्टर साहब। आप उन्हें गलत कर दिया, जवाब तो देने देना। बोले सबको पता है आपका। बोले डॉक्टर साहब आइन में कोई भी चीज जहां लिखी है, अगर वो खामोश है, या तो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट करती है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बेपनाह है। आपके उसमें लिखा हुआ ना आइन में कि 60 दिन में इलेक्शन हो गए, 90 दिन में पूरा कानून किधर है? 9 कवानीन होते थे। उसको हमने 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो मैं उस कमेटी का, सबने कहा तो मैं उसका हेड बना, जो इलेक्शन एक्ट 2017 आपको दिया और 9 कवानीन मर्ज हो गए। इसी तरह आइन में 62(1)(f) के आगे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज नहीं है, क्वाइट है। इसको जब इन्होंने फैसला किया मियां साहब के केस में, जहांगीर तरीन साहब के केस में, या मुझे फ्रैंकली नहीं पता था दर्जनों बलोचिस्तान के लोगों के केसों में, तो वो एक ताहयात का मामला आ गया। पार्लियामेंट में राइटली सो उसको क्लैरिफाई कर दिया कि भाई 5 साल से ज्यादा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। एक वो कानून इस वक्त मुल्क का कानून है। नंबर 2, उसके अगेंस्ट कोई चैलेंज नहीं है, कोई रिट पिटीशन पेंडिंग नहीं है। नंबर 3, फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ने क्लियरली रिमार्क्स उनके रिकॉर्डेड हैं और रेड विद दोज रिमार्क्स वो मामला सेटल है 5 साल का। उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम तायात नाअहली नहीं हो सकती। अब मैं अपना बिल्कुल सही, मैं खामोश हो गया। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं सर, जो मेरी है। देखिए सर, जी प्लीज। 62(1)(f) में तायात नाअहली तो छोड़िए, 1 सेकंड की नाअहली नहीं है, ठीक है सर। लेकिन इसको इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62(1)(f) में जो तायात नाअहली होगी वो 5 साल वो तायात नाअहली होगी। ये जब उनका हुक्म आ गया तो ये कानून बन गया सर, ठीक है, उससे पहले नहीं था। उसके बाद पार्लियामेंट, सुनते जाए तो आप माने ना माने सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुन लें। उसके बाद 62(1)(f) इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम हुई सादा, ठीक है सर, उसमें उन्होंने इसको 5 साल कर दिया, ठीक है सर। तो सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि जब इलेक्शन एक्ट की सिंपल मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो कानून बन चुका है तायात नाअहली, उसको सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट रिविजिट कर सकती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का केस पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है रिव्यू एंड जजमेंट फैसले के बाद। इसलिए मियां साहब को अब 2 ही तरीके से रिलीफ मिल सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट रिविजिट करे एक लार्जर बेंच से और ख़त्म कर दे, या आइंदा असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम कर दे, क्योंकि 5 सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसकी तशरीह करते हुए उसको कानून का हिस्सा बना दिया है। एक सिंपल एक्ट
उसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फैसला फिर जस्टिस काजी फाइजी साहब पे छोड़ देते हैं। ठीक है सर, अब आगे चले सर, इजाज़त है तो इजाज़त है तो आगे चले। जवाब तो ले लेना सर, जवाब डॉक्टर साहब। नहीं आगे ना चले, इसका जवाब जरूरी है सर। डॉक्टर साहब 17 जज भी अगर फैसला कर देते ना जी 621F का जी कि ये ताहयात है जी, और पार्लियामेंट उसको कहती कि नहीं सर, 2/3 साइलेंट है। नहीं सर, इलेक्शन से नहीं हो सकता, नहीं सिंपल से नहीं हो सकता सर। मेरा आपका बहस यही है आज आप मेरे हाल आपके नो आई डिसएग्री विद यू। यस, यू कैन डू सर। 17 मैं आप कह रहे हैं 5, मैं कहता हूं 17 भी अगर फैसला किया होता यू कैन डू है। यस, और पार्लियामेंट डॉक्टर साहब, मैं आपको दुनिया के अब सर मैं कानून का तालिब इल्म हूं सर। डॉक्टर साहब मुझे बात तो करने देना, आप बात नहीं करने देते, बोले सर, बोले। देखें दुनिया में कई आपको मिलेंगे कि फैसला किया उनकी एपेक्स कोर्ट ने, पार्लियामेंट में उसको स्ट्राइक किया, उन्होंने दोबारा किया, पार्लियामेंट ने दोबारा उसको रीइंफोर्स किया, वही प्रिवेल किया, और फिर जुडिशरी ने उसको माना कि हाँ हमारा ख्याल था कि ये स्पिरिट नहीं है या ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। अगर पार्लियामेंट में इतना क्लैरिटी के साथ एक फैसला कर दिया तो उसको मानते हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं आपको फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक वहां क्वाइट है, उसमें लिखा ही नहीं है लाइफ टाइम। 5 जजों ने जरूर किया सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन पार्लियामेंट में अपना फैसला सुना दिया कि भाई 5 साल होंगे, और उसको वो कानून बन चुका है। मैं आपकी बात से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ गए, वो तो फाइनलिटी हो चुकी है। मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। मेरा ये कहना है कि सिंपल मेजॉरिटी से ये नहीं तब्दील हो सकता है, यकीनन पार्लियामेंट तब्दील कर सकता है, और 2/3 मेजॉरिटी इसको हम सर जस्टिस काजी फाइजी से और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और ये याद रखिएगा, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई है वो इस वक्त मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। वो तरमीम याद रखिएगा। 232 नहीं है सर, ये इलेक्शन एक्ट 2000 मालूम कीजिए नहीं है। मैं उसको रिलीजियसली फॉलो कर दूं, इस क्लॉज को मेरे लीडर के हवाले से है वो। सर चले मालूम, आप ये मालूम जरूर कीजिएगा। और एक लफ्ज है सर, इसको जरूर अपने सामने, एक लफ्ज है उसको मैं कर देता हूं कि मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूं। मेरा मसला सर कानूनी है। हालांकि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के इस केस के लिए मेरी पूरी जंग है सर, मैंने बहुत बड़े व्हील ऑफ किए इसमें, लेकिन मेरा ये मेरा सिर्फ ये है कि ये एक कानूनी नुकात है, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बता देगी कि हाँ सर, इसाक डार साहब सही कह रहे थे, दानी साहब गलत कह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सर, बिल्कुल आखिरी चीज है, और वो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मैं जो बताने जा रहा हूं, और ये मेरी राय नहीं है। PMLN का एक बहुत बड़ा एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट रहे हैं, उनके इर्द गिर्द एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग जो हैं बहुत करीब हैं, और उनके साथ मीडिया के भी एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग हैं। तो मियां साहब का तासुर ये है कि उनकी अक्सर फौज से लड़ाई होती है। अभी मियां साहब आए हैं, तो क्या वो उनका ये कहना है कि मियां साहब की अगर इस दफ़ा फौज से लड़ाई हुई तो हम इस पोजीशन पे नहीं हैं कि अब हम जेल जाएं, हम जो है ना वो जेल में जाके पिटाई हो। तो बेहतर ये है, वो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बेहतर ये है कि मियां साहब जिम्मेदारी संभालें पार्टी को, और शहबाज शरीफ साहब या इसाक डार साहब इस मुल्क के वजीर आज़म हो। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हमें हर सूरत में मियां नवाज शरीफ चाहिए। सर, ये आखिरी सवाल है। मैं लेटर पार्ट में हूँ जी। मैंने मुझे किसी पूछा कि जी 3 बता दें कि इफ, जो आपने भी कहा था, मैंने कहा मियां नवाज शरीफ। एक नंबर 1 देखिए, एक विजन होती है, एक उनका तजर्बा है, बाकी नीचे टीम काम करती है, और टीम में ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर उनके बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थे, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं। हम भी छोटी मोटी जो काविश थी 20, 13, 17 में, 24 में दुनिया को पाकिस्तान की मईशत बनाने में हमारा भी छोटा मोटा रोल था। तो बात यह है कि जो आप ये फरमा रहे हैं ना, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को कौम के सामने, 24 करोड़ अवाम के सामने अपना फ्यूचर माइंड दे दिया। सो मुझे अल्लाह के घर बिल्कुल उम्मीद है कि उनका फोकस, देखिए दोनों काम नहीं हो सकते। आपके सामने इमरान खान की मिसाल है कि वो सुबह दोपहर शाम, उनका एक ही काम था,
FIA को बुला रहे हैं, DG को आप वो बुला रहे हैं, उसको नैब चेयरमैन को बुला रहे हैं, और पूरा फोकस अपने जो सियासी मुखालफिन है उसमें। काश कि वो काम पे तवज्जो देते तो शायद को बेहतरी होती, शायद हम 24वीं से 23वें पे आ जाते। हम 47वीं मैशत में बंद है दुनिया में, हम $1 अरब के लिए धक्के न खाते अपने दोस्त ममालिक के पास। तो मैं समझता हूँ कि चॉइस एक ही है, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों या कोई और। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि या आप अपने इंतकामी प्रोसेस में अपने आप को मसरूफ कर लें, या आप पाकिस्तान की अवाम के मसाइल को अल्लाह ताला के आगे सरवजदा हो के अपना दुआ करके उसके लिए आप काम शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि वो ही रास्ता बेहतर है, और ये मेरी सोच ज़रूर थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम के साथ वो वादा कर लिया। हाँ, लोग कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है कि जी वो जो फलां थी, वो जो लोग थे, फिर उनको आपने नहीं। मैं उसका भी मैं हल मैं हमेशा देता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में कंप्लीट नहीं हो सका, ये हमारा कौम से वादा, वो आप बनाएं। ये इसलिए नहीं कि किसी से इंतकाम लेना है या किसी को सजाएं देनी है, ये इसलिए कि फ्यूचर में वो चीज़ें रिपीट ना हो, और वहाँ ये तमाम जो हमारे मसाइल रहे हैं वो ईमानदार एक सेटअप हो, उसका हेड हो। अगर वो 2-1 से ज़्यादा है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन उनको ये काम दें, और जो जो चीजें पनामा हो, ये तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कुछ हुआ है उसको मैंडेट हो और वो उसको डॉक्यूमेंट करे, और मैं तो पब्लिक को दिया जाए, मैं तो उस कमीशन की रिपोर्ट की तरह उसको छुपाया ना जाए, और आवाम को पता हो, उसमें ऑब्वियसली नेम शेम होगा, होने दें। मैं उस कोई इंतकाम नहीं, कोई नहीं कि उनको को सजा देनी है, वरना तो फिर वो यही है कि आपकी बहुत अच्छी सोच है सर। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को चौथी दफा मेरे सर, और मेरा सवाल तो सुन ले, वो टीम मेरा सवाल उनकी मदद करें। सर ये सवाल यहाँ पर यह है कि माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और काफ़ी उनको फैसिलिटेट किया गया, इमरान खान थे, PTI थी, पॉपुलर जमात के वो अपने आप को दावा करते थे, तो उस मौके पे कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि सियासत में नहीं हैं, इस वक्त बाहर हैं, दूर हैं, और ये सब चीज़ें उनके साथ हैं, कभी जेल में हैं, कभी बाहर हैं, तो ये जो एक सियासत का मतवाजन होना, बैलेंस होना, वो नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूद थे, इन थे, और मियां नवाज शरीफ आउट थे। आज मियां नवाज शरीफ साहब इन हैं और इमरान खान आउट है, तो ऐसी सूरत हाल में भी कुछ लोगों का ख्याल है कि सियासी तवाज़ुन नहीं है। अगर इमरान खान साहब सियासत में नहीं हैं, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और सिर्फ मियां साहब सियासत करेंगे, तो ये सियासी तवाज़ुन नहीं होगा। ये लोगों की राय है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का तो सारा जो एविडेंस है उनकी मासूमियत का और बेगुनाही का वो आ चुका है। इमरान खान साहब अपना एक प्रोसेस गुजर रहे हैं, और मेरे पास तो शवायद नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ा जाता है, देखा जाता है, जो जुडिशल प्रोसेस हो रहा है वो आप के पास ज़्यादा है मुझसे भी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रिजम्पटिव लिंकेजेस है ना इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको उसका जवाब देना है, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन ये कहना कि चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब लड़ सकते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो गलत उनकी हैं वो छोड़ के और उनको ला के पिच पे एक कुल बैठा दिया जाए, मेरा ख्याल उनकी पार्टी के लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, ठीक, मैंने आपको शुरू में आपको अर्ज किया कि 4 पिछले जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद इवन पंजाब में हमें 20-18 नहीं दिया गया, हमारे RTS बंद किया गया 3 दिन। ठीक, तो आपके सामने के हमने तो एक इलेक्शन हमें कौम की खिदमत का मौका मिला फेडरल गवर्नमेंट में, वो 2013 थी, और हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह भी डिलीवर किया। चलें सर, फिर भी हमारी दुआएं हैं कि इसाक डार साहब आपको दोबारा सर्व करने का मौका मिले और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से मजीद आप निकाल सकें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हुआ, चाहते डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।